सत्य हिंदी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। वीएचपी की राम मंदिर दान चोरी मामले में विपक्षी नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ेंगे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। 2027 यूपी चुनाव में एनडीए संग उतरेगी बीजेपी, नितिन नवीन का बड़ा ऐलान। ट्रंप की एक शॉट वाली टिप्पणी पर बोला ईरान, आदर्शों को खत्म नहीं किया जा सकता। सीपीआईएम ने की राम जन्मभूमि ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जांच अधिकारी डीएसपी आशुतोष तिवारी को पत्र लिखा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव, संजय सिंह और प्रियंका गांधी के उन बयानों का उल्लेख किया है जिनमें चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर अलग अलग दावे किए गए थे। आलोक कुमार ने जांच अधिकारी से इन नेताओं के बयान दर्ज करने और उनके आरोपों के तथ्यात्मक आधार, सूचना के स्रोत और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आलोक कुमार के पत्र पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वीएचपी की मंशा साफ होती तो वह अपनी संस्था के लोगों को गवाह बनाती, विपक्षी नेताओं को नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी नीयत साफ होती तो वे कहते कि विश्व हिंदू परिषद के अंदर इतने सारे लोग हैं जो इसके बारे में यानी चढ़ावा चोरी के बारे में बताना चाहते हैं। वीएचपी के लोगों को यह कहना चाहिए कि चंदा चोरी के बारे में उनके पास जानकारी है, क्योंकि उनकी ही संस्था से चंपत राय निकले हैं। उनकी ही संस्था से निकले लोग राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल थे। उन्होंने एक भी गवाह बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी से पेश नहीं किया। गवाह भी अगर होगा तो विपक्षी दलों का होगा। इसका मतलब है कि आलोक जी ने सरेंडर कर दिया है। वो खुद मान गए हैं कि उनकी संस्था के लोग चंदा चोरी के मामले में कभी गवाह नहीं बनेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के चढ़ावा मामले से जुड़े एक सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। रविवार को मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि दत्ता जी का एक बयान आया है, उसी को देखिए। दरअसल आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले ने शुक्रवार को इस मामले को लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी की घटना से राम भक्तों की भावना को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस मामले के दोषियों को सजा मिलनी जरूरी है। होसपोले ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस मामले को गंभीरता से लेने और व्यवस्था में कमियों को दूर करने की अपील की। अब तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मामले की जांच जारी है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। जनसुराज पार्टी ने उन्हें 30 जुलाई को होने वाले बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जनता उन पर भरोसा करती है तो वह विधानसभा में मजबूत आवाज बनेंगे। उन्होंने इस उपचुनाव को बिहार सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह बताया और दावा किया कि बांकीपुर में सिर्फ जनसुराज ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है। यह सीट बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। वहीं बीजेपी ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि यह उपचुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य और जनसुराज की ताकत की बड़ी परीक्षा साबित होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। लखनऊ में एनडीए नेताओं के साथ बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गठबंधन भारी बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगा। बैठक में संगठन और सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत करने पर जोर दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लक्ष्य 2017 जैसी बड़ी जीत दोहराना है। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने भी गठबंधन की एकजुटता दोहराते हुए कहा कि जीत सुनिश्चित करने के लिए सीटों और संगठनात्मक तालमेल पर मिलकर काम किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन चाहे तो ईरान के बचे हुए शीर्ष नेतृत्व को एक ही शॉट में खत्म कर सकता है, लेकिन बातचीत जारी रखने के लिए ऐसा नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के दौरान की। अब इसके जवाब में आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके पास न सभ्यता है, न इतिहास और न सम्मान। दूतावास के बयान में कहा गया कि अमेरिका, जिसने 4 जुलाई को अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ मनाई, खामेनी की मौत पर हो रहे भारी शोक को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके पास न तो सभ्यता है, न इतिहास और न ही सम्मान।
दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार के लिए जुटी भारी भीड़ की ओर इशारा करते हुए दूतावास ने कहा कि लोगों को मारा जा सकता है, लेकिन आदर्शों को नहीं। आपने आयतुल्ला अली खामेनी को मार दिया, लेकिन असल में आपने इत्र की एक ऐसी शीशी तोड़ दी है जिसकी खुशबू हर जगह फैल गई। आप इन चीजों को नहीं समझते क्योंकि आपके पास न तो सभ्यता है, न ही इतिहास और न ही सम्मान। इस बीच खामेनी के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार तेहरान में होने वाले कार्यक्रमों में 1 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्र सरकार से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के दायरे में लाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को सिर्फ स्वायत्त संस्था बताकर आरटीआई से बाहर नहीं रखा जा सकता। ब्रिटास का कहना है कि ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की मंजूर योजना और 1993 के कानून के तहत हुआ था, इसलिए इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के अधिकांश सदस्यों की शुरुआती नियुक्ति भी केंद्र सरकार ने की थी और इसमें गृह मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। ब्रिटास ने कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरह आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फजली ने कहा है कि भविष्य में होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों से सर्विस फीस दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई टोल टैक्स नहीं होगा, बल्कि नई व्यवस्था का हिस्सा होगा। राजदूत के अनुसार ईरान और ओमान मिलकर इस अहम समुद्री मार्ग के संचालन के लिए नई व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपने मित्र देशों को विशेष सुविधा देगा। इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच हुई शुरुआती सहमति के तहत 60 दिनों तक व्यावसायिक जहाजों को बिना किसी शुल्क के होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसके बाद की व्यवस्था को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री यानी CSEAM वाले पेड विज्ञापनों के आरोपों को लेकर मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को ऐसे सभी विज्ञापन और कंटेंट तुरंत हटाने का निर्देश दिया है जो इस तरह की सामग्री को बढ़ावा देते हों या उसकी पहुंच आसान बनाते हों। सरकार ने मेटा से इस मामले में विस्तृत जवाब भी मांगा है और 7 दिनों के भीतर यह बताने को कहा है कि ऐसे कंटेंट की मौजूदगी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह कार्रवाई ऑनलाइन बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर सख्ती और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। एक संक्षिप्त फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने इस्राएली नेता के साथ अपने संबंधों पर बात करते हुए आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा कि हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती है। नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात का अनुरोध किया है और दोनों नेताओं की बैठक आने वाले हफ्तों में हो सकती है। हालांकि दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हाल के महीनों में ईरान, लेबनान और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच मतभेद बढ़े हैं। इसके बावजूद नेतन्याहू कार्यालय ने पुष्टि की है कि दोनों नेताओं के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई और जल्द अमेरिका में मुलाकात पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि यह बैठक इस्राएल की घरेलू राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम हो सकती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में विपक्ष नीट विवाद और बढ़ती महंगाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। उनका आरोप है कि सरकार इन अहम मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नीट परीक्षा, महंगाई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़े विवाद और प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर तीखी बहस हो सकती है। वहीं एनटीए ने दोबारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा का परिणाम 20 जुलाई तक जारी करने की बात कही है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 8 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।